Hello guys, welcome to Set Time Bound Goal. This is Sandeep and I am pursuing BTech from अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और यहाँ तक जहाँ तक कि आप सबको पता है कि पिछले 3 सालों से AMU BTech और BSc की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। साथ में मैं BHU BSc तथा सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन करवाता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम बात करने वाले हैं आज का जो एग्जाम हुआ है AMU का, AMU BSc वालों का एग्जाम हुआ है, उसको हम डिस्कशन करेंगे। मैं फिजिक्स का टीचर हूँ तो मैं अभी फिजिक्स का पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, फिर केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आइए मेरे साथ आप अपने आंसर्स को मैच करिए और देखिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। उसके साथ मैं पहले बता दूं कि यहाँ पे हम पेपर तो डिस्कशन करेंगे ही, पर हम पेपर का लेवल देखते हुए मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा कि इस बार का कट ऑफ क्या जा सकता है। अब चूंकि ये कोई ब्रह्मा का लेखा तो है नहीं, मैंने जो बोल दिया वही रहेगा, उससे आगे पीछे 5-10 मार्क्स इधर उधर वेरी कर सकता है, पर आपका कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द नाचेगा, ये मैं बता रहा हूं। तो आप क्या करिए, अब आइए हमारे साथ मिलके आप अपने क्वेश्चन पेपर को उठाइए और मेरे साथ टिक मारते चलिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। और आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स भी बताइएगा कि सर मेरे फिजिक्स में इतने सही हुए हैं। और जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं वो डेफिनेटली मुझे बताएंगे कि फिजिक्स में कितना सही हुआ। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फिजिक्स का अपना और ये आज का अपना टॉपिक जो फिजिक्स का है। केमिस्ट्री वाले सर अभी केमिस्ट्री का पेपर डिस्कशन करेंगे। इंग्लिश का तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। मैं AMU BSc का पेपर स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि देखिए यहाँ पे जितने भी कितने सेशन थे, 4 सेशन थे। एक इंग्लिश का जिसमें 25 क्वेश्चन था, फिजिक्स का भी 25 क्वेश्चन था, केमिस्ट्री का भी 25 क्वेश्चन था और मैथमेटिक्स का 50 क्वेश्चन था। ठीक है गाइस, सॉरी मैथमेटिक्स का भी 25 क्वेश्चन था। तो सबके 25 क्वेश्चन थे। जो लोग मैथ्स नहीं दिए थे उनके लिए बायो था, बायो का 25 क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक टोटल 25 क्वेश्चन हर एक पार्ट से आए हुए थे और इसमें से हर एक पार्ट का अपना खुद का एक अहम भूमिका थी। अब देखिए, अभी मैं फिजिक्स की डिस्कशन कर रहा हूं, फिर मैथमेटिक्स डिस्कशन करेंगे। आप देखिएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और मैं सच बताऊं, अगर आपके 100 में से 50 प्लस भी आ गए ना तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। मैं नहीं कह रहा है कट ऑफ है, सेफ जोन की कट ऑफ है। आप अगर इतने लेके आ रहे हो तो आपके सेफ, आप एकदम से सेफ जोन में लाई कर रहे हो। तो टेंशन नहीं लेने का। जिसका जितना हुआ है सारे लोग मेरे साथ मिलाएं और देखिए किसका कितना आ रहा है। यहीं से पता चल जाएगा कि किसका कितना आ रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं पर अप्रोक्सीमेट पता चल जाएगा, उसी के इर्द गिर्द आपके मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो मैथ्स वाले मैथ्स करेंगे, बायो वाले बायो करेंगे, होम साइंस वाले होम साइंस को करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री तो सबके लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश तो सबके लिए कॉमन था। ठीक है गाइस, और एक बात और, कई लोगों के मन में डाउट था उसको लेकर कि क्या निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो हम निगेटिव मार्किंग वाली बात को भी बिल्कुल अभी देखेंगे कि निगेटिव मार्किंग था या नहीं था। वो तो पेपर में आराम से लिख दिया रहता है कि पेपर में लिखा ही रहता है कि निगेटिव मार्किंग यहाँ है या नहीं है, पर फिर भी हम इसको अभी चेक करेंगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन। तो चलिए हम अपना फिजिक्स उठाते हैं और फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। आ जाइए फिजिक्स पे, आ जाइए फिजिक्स का स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स के क्वेश्चंस हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आप मेरे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। आप अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप में से किसी को पर्सनल कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। काउंसलिंग टाइम में भी मैं आपके साथ रहूंगा, आपकी पूरी मदद करूंगा। आपका भाई संदीप। ठीक है गाइस, तो नाम याद रखना। आओ स्टार्ट करते हैं। तो चलो भाई, ये पहला क्वेश्चन नंबर 51, पहला नंबर क्वेश्चन 51, इसमें बोल रहा है कि वर्नियर कैलिपर से एक सिलेंडर के लेंथ को मापा गया। वर्नियर कैलिपर से एक सिलेंडर के लेंथ को मापा गया ना, तो लेंथ मापने पे अलग अलग बार मापा गया तो अलग अलग चीजें मिली। ये सारी चीजें मिली मतलब अलग अलग। जब देखो पहला बंदा उठाया होगा वर्नियर कैलिपर से सिलेंडर के लेंथ को मापा होगा तो उसका 3.29 सेंटीमीटर आया होगा। दूसरे ने मापा तो 3.28 आया, तीसरे ने मापा तो 3.29 आया। ऐसे कर करके सबने मापा और सबका अपना अपने अपने हिसाब से रीडिंग आई। अब मुझे बोल रहा है कि परसेंटेज एरर बताओ। तो पहले परसेंटेज एरर निकालने से पहले अब हम मीन ही निकालते हैं। पहले मीन निकालते हैं कि एक मीन क्या होगा, इनका एक औसत क्या रहा होगा मेजरिंग लेंथ का। तो सिग्मा एक्स निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा 3.29 प्लस 3.28
प्लस 3.29 प्लस 3.31 डैश 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 3.30। मैंने सबको जोड़ दिया। और कितने बार ऑब्जर्वेशन किया गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार किया गया। 8 से डिवाइड मार दो। क्या करो? 8 से डिवाइड मार दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड मार दो। तो चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं, मेरे साथ जोड़ना ही स्टार्ट करो। 3.31 प्लस 3.28 प्लस 3.27 प्लस 3.29 प्लस 3.30 ऐसे है। अब मेरे साथ इसको आप जोड़ना ही स्टार्ट करो। तो आओ इसको ऐड करते हैं। तो गाइस इसको जोड़ने पे क्या आ रहा है? इसको जोड़ने पे आएगा 3.2875। अब इसको देखो, दोनों हमारा जो वर्नियर कैलिपर्स है वो दशमलव के 2 स्थान तक माप सकता है। तो तुम इसको क्या करो, राउंड ऑफ करके दशमलव के 2 स्थान तक लेके आओ। तो देखो इस तीसरे स्थान पे 8 है, ये 5 से ज्यादा है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3.29 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया एक्स बार, ये आ गया एक्स बार। अब हमको निकालना है ना परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होगा? परसेंटेज एरर क्या होता है? परसेंटेज लेंथ मापा जा रहा है तो चेंज इन लेंथ अपन L मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखो कि अल्पतमांक कितना है इसका, वर्नियर कैलिपर्स का दशमलव के कितने स्थान तक माप सकता है? 2 स्थान तक। तो 100 ऊपर अपान टोटल लेंथ कितना है? 3.29 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको कर लो। ठीक है गाइस, सॉरी थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया। परसेंटेज एरर, ठीक है। तो परसेंटेज एरर में हम क्या देखेंगे? डेल्टा एक्स। तो इसमें हम क्या देख रहे थे? एक्स बार क्या होगा? एक्स बार व्हाट विल बी द एक्स बार? एक्स बार सॉरी परसेंटेज डेल्टा एल बाई एल कितने अंक तक माप सकता है? तो इस 2 अंक तक माप सकता है। इसका अल्पतमांक 0.01 होगा और अपन एल की वैल्यू कितनी है? मीन वैल्यू ले लो 3.29 इंटू 100। तो ये क्या होगा? 1/3.29, ये आएगा 0.30 के आसपास। तो 0.3% इज आवर आंसर। पहला सवाल सॉल्व हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सारे लोग अपने में मार लें। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। महालल्लू सवाल, AMU BSc महालल्लू सवाल है ना, महालल्लू सवाल साथ में बने रहिए। आ जाइए भाई दूसरा सवाल में। दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। अबे महालल्लू सवाल क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिए। महालल्लू सवाल कह रहा है कि इसको फेंका जा रहा है और इस बॉल को एक साथ फेंका जा रहा है और ये 0.5 सेकंड में टकरा रही हैं। 0.5 सेकंड बाद टकरा जा रही हैं। तो बताइए कि किस एंगल से फेंका गया और कितनी डिस्टेंस ए से बी की दूरी कितनी है। कोई बात नहीं, मैं इस वेलोसिटी को VA जो है ना थीटा एंगल पे फेंका गया है उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ लूंगा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? VA cos थीटा और वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगा VA sin थीटा। आप देखो 0.5 सेकंड बाद दोनों को टकराना है। तो ए और ए तभी टकराएंगी ना जब सेम वेलोसिटी से फेंकी गई होंगी। अरे जब सेम वेलोसिटी से नहीं फेंका गया होगा तो कैसे टकरा जाएगा? तो VA sin थीटा बराबर लिख दो 10। VA की वैल्यू है 20, sin थीटा बराबर 10। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0 0 काट दो, sin इनवर्स 1/2। तो थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री से फेंका गया है तो अब तुम बताओ 0.5 सेकंड बाद कब टकराएगा? ये टकराएगा तब जब इसका वर्टिकल वेलोसिटी से अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से अगर ये ट्रेवल करे ना तो 0.5 सेकंड में यहां तक आ जाए। देखो जब ये 0.5 सेकंड में यहां तक आ जाए तो और इसका नेट इसके वेलोसिटी से चले तो इनका जो यहां पे टकराने का संयोग है ना वो बन जाएगा। तो लिखूंगा मैं VA cos थीटा बराबर कितना? x। VA cos थीटा, देखो रेंज बराबर क्या होता है? देखो इसमें कोई एक्सेलरेशन लग रहा है क्या? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो x बराबर चाल कितना है? VA cos 30 इंटू टाइम है 0.5। तो x बराबर लिख दो VA मतलब VA कितना है? 20। अरे VA वेलोसिटी इसका, A का वेलोसिटी 20 cos 30 √3/2 और ये हो गया 0.5। 2 ने 2 को मार दिया, 10 से 5 5√3 आंसर। तो आंसर नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ रहा होगा, 52 समझ में आ गया होगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन, है ना? क्वेश्चन नंबर 53
महालल्लू सवाल। आइए भैया मेरे साथ 53 क्वेश्चन नंबर 53 लगाइए, देखिए कैसा लगता है। क्वेश्चन पढ़ो। अ पार्टिकल ऑफ सर्कुलर मोशन, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस 1, रेडियस 1 मीटर के सर्कुलर मोशन पे एक पार्टिकल क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मान लो एक पार्टिकल है। अब इसकी वेलोसिटी जो है ना वो है 2t² मीटर पर सेकेंड, 2t² मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब एक बात बताइए भैया, जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो कितनी वेलोसिटी होती है? दो तरीके, एक टेंजेंशियल और एक एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमेशा इस डायरेक्शन में रहता है सेंटर की तरफ, सॉरी मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखो टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at, और इधर आएगा ac। at और ac दो तरीके का एक्सेलरेशन होंगे। अगर इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी, कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से, और एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लगता है, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? लीनियर एक्सेलरेशन। अब लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा? dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4t बराबर 4 मीटर पर सेकेंड। ये तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v² बाई टी। v², अरे v² बाई टी ना, सॉरी v² बाई आर। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv² बाई आर। हाँ या ना? सेंट्रीपिटल फोर्स को मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, हाँ या ना? मास से उड़ा दो, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल क्या है? v² बाई आर आया, बस यहीं से आया। v², v की वैल्यू है 2t², तो ये हो जाएगा 4t⁴ बाई आर। कितना है? r है 1 मीटर। अब t बराबर कितने सेकंड पे चाहिए? t बराबर 1 पे चाहिए, तो t बराबर 1 इसमें पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 4। तो देखो एक 4 का एक्सेलरेशन इधर है, 4 का एक्सेलरेशन इधर, नेट तो नेट कितना हो जाएगा? नेट होता है vc का स्क्वायर प्लस vt, सॉरी ac का स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर, दैट विल बी 4² प्लस 4², दैट विल बी 4√2 आंसर। 4√2 ऑप्शन में है, ए ऑप्शन है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एक्सेलरेशन वाला फंडा समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, फिजिक्स बहुत इजी नहीं था और बहुत टफ भी नहीं था, मॉडरेट था, तो फिजिक्स काफी कम बच्चों से ही लगा होगा। ठीक है, जो बीटेक वाले थे उनसे तो हो गया होगा, बीएससी वालों को थोड़ा सा तकलीफ महसूस हुआ होगा, पर कोई बात नहीं भाई, अब क्या कर सकते हैं ना। व्हाट इज कट ऑफ भी कम जाएगा ना, तुम्हारे लिए पेपर टफ थोड़ी ना था, पेपर टफ था तो सबके लिए था, फिजिक्स टफ है तो सबके लिए है, तो टेंशन मत लो। टेंशन T1 T2 T3 इन मासलेस स्ट्रिंग। अब टेंशन बोला गया T1 T2 T3 में टेंशन क्या होगा? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, एक बात बताओ, ठीक है, मान लो इधर T1 टेंशन है और इधर T2 टेंशन है, और इधर कितना टेंशन है? T3 टेंशन है। ठीक है, अब जब ये T3 टेंशन दे दिया है तो इसका ना थोड़ा सा ना तुम ये बनाओ यार, एफबीडी बनाओ। इधर ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है? 50 न्यूटन। इस पे कितना फोर्स लग रहा है? ब्लॉक के ऊपर लग रहा है T3, लग रहा है ना T3। एफबीडी बनाओ, एफबीडी। एफबीडी से अभी 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। एफबीडी में एक रो T3 है और इधर T1 है और इधर T2 है। अब भैया एक बात बताइए, देखिए ये 30 डिग्री है ना, इसको ऑरिजेंटल और वर्टिकल में तोड़ो, चलो तोड़ो। ये 30, सॉरी ये 30 था, ये 30 तो ये भी 30, ये 30 तो ये भी 30, थोड़ा इसको तोड़ो, तो ये हो जाएगा T1 cos 30 और इधर हो जाएगा T1 cos 30 और इधर हो जाएगा T1 sin 30। ठीक बात। अब देखो ये 30 है ना, तो ये भी 60 है, तो ये भी 60 होगा, इसको तोड़ो, तो इधर होगा T2 cos 60 और इधर होगा T2 sin 60। अब देखो टोटल हॉरिजेंटल में फोर्स कितना है? हॉरिजेंटल में सिर्फ यही दोनों फोर्स है, तो इसका मतलब चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो हॉरिजेंटल फोर्स क्या होना चाहिए? नेट नेट हॉरिजेंटल फोर्स 0 होना चाहिए और नेट वर्टिकल फोर्स भी 0 होना चाहिए। तो हॉरिजेंटल फोर्स 0 करो पहले, हॉरिजेंटल फोर्स, तो हॉरिजेंटल फोर्स में इसको कैंसिल करेगा, T1 cos 30 बराबर, सॉरी T1 cos 30 बराबर T2
cos 60, ठीक है। T1 cos 30, T2 cos 60, cos 60 को लिख लो sin 30, तो T1 बराबर लिख सकते हो T2 sin 30 अपान cos 30। तो फिर क्या होगा ना, T1 बराबर T2 tan 30, tan 30 का वैल्यू क्या होता है, T1 बराबर T2 tan 30, तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 होता है 1/√3, तो T2 बराबर लिख सकता हूं √3T1, ठीक है। T2 बराबर क्या लिख सकता हूं, √3T1। ये बात कितने लोगों को समझ में आई, ठीक, बहुत बढ़िया। और इसमें से कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ये वाला ऑप्शन बस सेटिस्फाइड कर रहा है कि T2 जो है ना T1 का √30 गुना है। बाकी किसी में सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, मेरे ख्याल से नहीं कर रहा है। 20 का 1.714 देखते हैं, नहीं करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, सिंपल लॉजिक। ओके चलिए भैया अगला सवाल करते हैं ना, अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल कहाँ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल ये वाला सवाल है, लुल्ल सवाल है, ठीक है, इससे पहले वाला सवाल अच्छा था, ठीक है। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है ना कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इस कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम का अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो। देखो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है, इस पे जो एफ नेट लगे ना वो 0 लगे, और अगर किसी का पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ और एफ नेट निकालना होता है तो एफ नेट का फॉर्मूला अपने को पता है -du/dx, यही होता है ना, -du/dx होता है फोर्स का फार्मूला अगर पोटेंशियल एनर्जी पता हो तो, कंजर्वेटिव के लिए तो -d, u के जगह पे लिख लीजिए ax² - bx/dx, मस्ट बी 0 अगर आप चाहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में रहे तो डिफरेंशिएट करना, जरा माइनस को तो भगा ही दो, डिफरेंशिएट करो इसको, क्या आ रहा है डिफरेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा a, ठीक है, a 2 इंटू एक्स माइनस बी बराबर 0, तो x बराबर आ गया b/2a, तो इस x बराबर b/2a पर ना इक्विलिब्रियम पे होगा, तो इस फंक्शन में u बराबर ax² माइनस bx में तुम x बराबर b/2a रख दो, तो a इंटू b²/4a² माइनस b इंटू बी अपान 2 इंटू a ने को सही कर दिया, दैट विल बी b²/4a माइनस b²/2a, आंसर क्या आएगा, 4a कॉमन हो गया, b² माइनस b², तो दैट विल बी b²/4a आंसर, माइनस में तो कहीं है क्या, b²/4a माइनस में आंसर, तो ये क्वेश्चन नंबर 55 में आंसर डी, ठीक है। तो मिलाते रहो बताते रहो, अगर मुझसे कहीं गलती हो तो बताना, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन बहुत खतरनाक है, और ठीक है, और मैं डायरेक्ट पेपर सॉल्व करवाने आया हूं, मैंने खुद पेपर ऐसा नहीं है कि सॉल्व कर रहा था पहले से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 56 A gravity free room at main mm is standing at about the floor, ग्रेविटी फ्री रूम है, एक रूम है जहां पे ग्रेविटी क्या ना फ्री, वहां पे ग्रेविटी है ही नहीं, ग्रेविटी लग ही नहीं रही है, ठीक है। अब m1 एक मास m1 का जो है ना स्टैंडिंग है एट हाइट एच अबव द फ्लोर, फ्लोर के हाइट एच पे एक m1 मास का बंदा खड़ा हुआ है, ही थ्रो ए बॉल ऑफ मास m2, खुद का मास m1 है, यहां से m2 मास का बॉल फेंकता है डाउनवर्ड विथ स्पीड u, डाउनवर्ड विथ स्पीड u, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द फ्लोर व्हेन द बॉल रीच द ग्राउंड। अब आपको ये बताना है कि जब बॉल ग्राउंड पे रीच करेगा, बॉल ग्राउंड पे रीच करेगा, तो बताइए ये कितना पीछे चला गया होगा, फ्लोर से उसकी हाइट कितनी होगी। तो यार बहुत ही सिंपल तरीका है, ध्यान से देखना, इनिशियल में अगर इनके सेंटर ऑफ मास की बात किया जाए, इनके सेंटर ऑफ मास की बात किया जाए तो कहां पे था, यहीं पे था,
इनका सेंटर ऑफ मास यहीं पे था और इनिशियल में कोई इनके पास वेलोसिटी नहीं है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। देखो सेंटर ऑफ मास का फार्मूला क्या था, एक्स बराबर क्या था, m1x1 प्लस m2x2 डैश 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 अपॉन समेशन ऑफ m। अब क्या हुआ कि अगर आपका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और आप पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है एक्सटर्नल, तो आपका जो सेंटर ऑफ मास के चेंज का पोजीशन, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा ना वो चेंज नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जो होता है वो चेंज नहीं होता है। इस चीज को अगर आपको डीपली देखना है तो आप मेरे वीडियो में देख लीजिएगा। तो मैं यहां पे कह सकता हूं ना कि इसका जो डेल्टा एक्स होगा ना वो होगा जीरो। सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होगा ना वो होगा जीरो। तो अब पूछा गया है कि कितने, अगर ये इधर फेंक देना ग्राउंड की तरफ यू स्पीड से, तो आप ये बताइए कि कितना पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो ठीक बात है, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। इनिशियली सेंटर ऑफ मास यहीं पे था। अब देखो ये इधर आपने इधर फेंका, ठीक है। अब क्या हुआ, जब इसने यू स्पीड से फेंका, तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा, m1x1, तो इसके लिए इनिशियल में सेंटर ऑफ मास का लोकेशन डेल्टा x, m मास, बॉडी का मास है m2, बॉडी का बॉल जिसको फेंका उसका मास क्या है, बॉल का मास है m2 इंटू एक कितना दूरी चल सकता है, h हाइट तक चल सकता है, ठीक है, m2x2 प्लस, मान लिया सेंटर ऑफ मास का जो चेंज होगा, वो तो जीरो है, तो मैं लिखूंगा यहां पे इसका मास m1 इंटू, ये अपने सेंटर ऑफ मास से x दूरी पे चल गया, ठीक है, अपने पोजीशन से x दूरी पे चल गया, अपॉन m1 प्लस m2 बराबर जीरो। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया माइनस m2h अपॉन m1। ठीक बात, x की वैल्यू निकल गई, ये अपने पोजीशन से इतना शिफ्ट हुआ, तो बोल रहे हैं हाइट से कितना शिफ्ट हुआ, तो हाइट से देखो, हाइट h था और h से उतना शिफ्ट हो गया, तो ये होगा शिफ्ट। डिस्टेंस ऑफ मैन होगा वो होगा h प्लस m2h अपॉन m1, तो दैट विल बी, h कॉमन कर लो, 1 प्लस m2 बाई m1h आंसर। किसी को कोई डाउट हो तो बताना, ठीक है। अरे तुम ही बताओ, तुम स्पेस में खड़े हो है ना, तुम बॉल को इधर फेंकोगे तो क्या तुम पीछे नहीं भागोगे, सिंपल सा लॉजिक है। तो इस प्रक्रिया में क्या तुम्हारे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी ना कोई लग रहा है, ये फोर्स तुमने इंटरनली जनरेट किया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। इस सवाल एक बहुत ही लुल्ल सवाल है, और इस सवाल को चेक कर। इस सवाल में देखो यार, इसमें परसेंटेज लॉस ऑफ इमिशन रेट पूछा है, स्टीफन लॉ से लगाएं। स्टीफन लॉ क्या कहता है, स्टीफन लॉ के अकॉर्डिंग जो इमिशन का जो रेट होता है ना, वो होता है टी के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है ए पी प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 4, या फिर तुमने पढ़ा होगा डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी के पावर 4। समझ में आ रहा है, रेट ऑफ इमिशन जो होता है सिग्मा ई ए टी के पावर 4 होता है, ठीक। अब हमें बोला है कि कहां से टी से टी के स्क्वायर तक क्या हो रहा है, टी से टी बाई 2 तक टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर इसका टी से टी बाई 2 तक। तो इनिशियल क्या था, सिग्मा ई ए टी के पावर 4, फाइनल क्या हो गया इमिशन के बाद सिग्मा ई ए टी बाई 2 का पावर 4, तो यानी टी के पावर 4 बाई 16। तो परसेंटेज लॉस कितना हो गया, परसेंटेज लॉस जो होगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, तो इसको लिख लो सिग्मा ई ए टी के पावर 4 माइनस सिग्मा ई ए टी के पावर 4 बाई 16 अपॉन सिग्मा ई ए टी के पावर 4
मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सिग्मा ये टी के पावर 4 कॉमन करके काट दो, फाइनली आएगा 1 माइनस 1/16 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये क्या आएगा 15/16 गुणे 100, 4 चौको 16, 25 चौको 100 है ना। अब इसको काट दो, 4 तिहाई मतलब लगभग ये देखो, अगर ये 5 रहता ना 5 तो 5 × 3 = 15। हेलो, अगर ये 5 रहता ना, अगर ये 5 रहता, इसको काट के देखो कैलकुलेटर से करने पे 94% आएगा। अगर ये 5 है तो 5 × 3 = 15, 25 × 3 = 75, 75% से ज्यादा आना चाहिए, लेकिन ये 4 है, 4 मतलब 75 से बिल्कुल ज्यादा आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन था, डायरेक्ट कर लेना ना। ठीक है, 57 नंबर आ गया अपने को, 57 अपन ने कर दिया। आइए 58 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, स्प्रिंग है के 2 के 4 के 8 के रिस्पेक्टिवली आर इन अ सीरीज, व्हाट इज द इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग सिस्टम। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है यार, फोर्स कांस्टेंट पूछा है ना, इनफाइनाइट स्प्रिंग है, इनफाइनाइट स्प्रिंग है। ठीक है, अब हमको पता है स्प्रिंग कैसे जुड़ता है, हमने बोला था RISC याद रखना। ठीक है, रजिस्टर इंडक्टर एक तरफ जुड़ते हैं और स्प्रिंग कैपेसिटर एक जैसे जुड़ते हैं। तो ये सारे किस में हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, मतलब सीरीज में एक स्प्रिंग, फिर 2 स्प्रिंग, फिर 3 स्प्रिंग डैश ऐसे इनफाइनाइट सीरीज जुड़े हुए हैं। तो जब सीरीज में स्प्रिंग जोड़ा जाए ना तो कैपेसिटर के जैसे जोड़ देना, और कैपेसिटर का 1/S इक्विवेलेंट कैसा होता है, 1/S1 + 1/S2 + 1/S3 डैश ऐसे करके जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/K + 1/2K + 1/4K + 1/8K ऐसे करके है 1/K नेट बराबर। अभी क्या बन रहा है 1/2K 1/4K 1/8K, दिस इज द इनफाइनाइट जीपी बन रही है। और इनफाइनाइट जीपी का सम कैसा होता है दोस्त, इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है ये बताओ, A/1 - R, A/1 - R, तो 1/K नेट बराबर जो होगा A की जगह 1/1 - R की जगह क्या होगा, R क्या है 2, R क्या है, अरे K कॉमन कर लो ना, 1/K कॉमन कर लो, R क्या है 1, 2 दूना 4 दूनी 8 यानी 2 है, नहीं A/1 - R। ठीक है, A/1 - R, तो इसका R क्या होगा, देखो K कॉमन कर लो यहां से, अगर तुम्हें K की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है ना तो K कॉमन कर लो, 1/K नेट बराबर हो जाएगा 1/K 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8, हाँ या ना। अब तुम्हें यहाँ डैश 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 है, अब तुम्हें दिख जा रहा होगा इस जीपी का, ये हो जाएगा 1/K, A की जगह 1 है, अपन 1 - R कितना 1/2 है, तो दैट विल बी 2 एकम 2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो दैट विल बी 2/K। तो 1/K नेट इज इक्वल टू 2/K, सो K बराबर K नेट बराबर क्या होगा K/2। आंसर आंसर K बराबर K/2, मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, K बराबर K/2, ऑप्शन नंबर सेकंड, सॉरी थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, दिस इज करेक्ट। तो आप 58 में मार सकते हैं और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो यहां तक बताइए मुझे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग स्क्रीन पे लेके आते हैं। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मैं बैटरी लैपटॉप चार्ज में लगा दूं, 1 मिनट। एक क्वेश्चन जो था, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बॉडी इज 6 हर्ट्ज, फोर्स F1, तो बोल रहा है कि एक बॉडी है जिसमें अगर F1 फोर्स आप अप्लाई करते हैं तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाती है, ऑसिलेशन करने लगता है, ऑसिलेशन करने लगता है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाती है वो हो जाती है 6 हर्ट्ज। और अगर आप इसी बॉडी पर F2 फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑसिलेशन करने पर जो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है वो हो जाती है 8 हर्ट्ज। तो क्या होगा अगर ये दोनों एक साथ अप्लाई किए जाएं, तो यार जब देखो ना, तुम ध्यान से सुनना, जब दोनों एक साथ अप्लाई करोगे तो मैं तुम्हें बताता हूं क्या होगा। ट्रिक सोचो, ट्रिक ऐसा होता है कि जब दोनों फोर्स एक साथ अप्लाई किए जाते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी का, तो जैसे F1 + F2 जब तुम F नेट करके अप्लाई करोगे ना, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी इसके वजह से फ्रीक्वेंसी
F1 का स्क्वायर प्लस इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी F2 के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ 36 प्लस 64 बराबर √100 बराबर 10 हर्ट्ज, ऐसे हो जाएगा। अब देखो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया, लेकिन देखो इसको करने का सही तरीका क्या है, मेथड क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट मेथड? कुछ नहीं, देखो मान लो सपोज दैट अगर ये SHM है तो F1 बराबर मैं लिख सकता हूं K1 इंटू एक्स, F2 बराबर क्या लिख सकता हूं K2 इंटू एक्स। अरे माइनस में, ठीक है, माइनस के एक्स कई लोग कहेंगे, ठीक है लगा लो। Fnet क्या लिखोगे फिर? अगर मतलब तुम जब F1 लगा रहे हो तो K1 इंटू एक्स, F2 लगा रहे हो तो K2 इंटू एक्स, समझ में आ रहा है? अब इसकी वजह से ना, अब जब तुम बॉडी पे दोनों फोर्स लगाओ, F1 और F2 दोनों लगाओ, तो Fnet क्या होगा? Fnet होगा F1 प्लस F2। तो ये ले लो K1x प्लस K2x, समझ में आ गया Fnet। अब Fnet को तुम लिख सकते हो Knet इंटू एक्स, एक्स एक्स शहीद कर दो, Knet क्या आ गया? Knet बराबर हो गया K1 प्लस K2, समझ में आई? Knet बराबर हो गया K1 प्लस K2। और तुम्हें पता है जो K होता है ना, K होता है 1/2 पाई, सॉरी जो फ्रीक्वेंसी होती है √1/2 पाई √K/m, यही फ्रीक्वेंसी होती है ना। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके यहां से तुम F1 निकालो। अरे इसमें मास m मान लो, इस बॉडी का मास m मान लो, ये F1 बराबर अप्लाई करके तुम K1 निकालो, F2 अप्लाई करके K2 निकालो, और इस फार्मूले में जो नेट फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला होगा ना Fnet बराबर, उसको तुम लिख देना 1/2 पाई √Knet/m, ऐसे लिख देना। क्या लिखोगे? अरे जो नेट फ्रीक्वेंसी पूछा है Fnet का फार्मूला ये क्या होगा? 1/2 पाई √Knet/m। अब Knet क्या है? Knet है K1 प्लस K2, Knet की वैल्यू आई है K1 प्लस K2, तो इसको लिख दो 2 पाई √K1 प्लस K2/m, सिंपल। तो ये हो जाएगा तुम्हारा Fnet। पक्का 10 आएगा, ऐसे करके देखना आंसर, ठीक है। मैंने तो ट्रिक से कर दिया, तुम्हारी मर्जी तुम किससे करना चाह रहे हो, ठीक है। तो दैट्स योर चॉइस ना। मजा आया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन भैया, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी बढ़िया से मैंने पढ़ाया हुआ है, सारे वीडियोस मैं बता दूं, पूरे बीएससी के फिजिक्स के प्रिपरेशन के पूरे वीडियोस पड़े हुए हैं, चाहे बीटेक वाले हो या बीएससी वाले हो, मेरे चैनल पे सारे वीडियो पड़े हैं। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, नोटिफाई करो, है ना। पूरा सबसे ज्यादा काम अगर आने वाला है तुम्हारे एमयू तक के जर्नी में, तो STBG वाला काम आने वाला है, और तुम्हारे संदीप भैया काम आने वाले हैं, ठीक है। कभी भी कोई हेल्प की जरूरत हो संदीप भैया को तुरंत मैसेज करो, कॉल कम ही करना, है ना। अब देखो, 2 पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटिव लॉन्ग वायर आर प्लेस्ड इन ईच एस ऑन इन वीलो, ठीक है। अब ये देख लो, यहाँ 0,0 यहाँ पे है, ये अरेंजमेंट बनाया गया है, λ1 एक वायर है, λ2 एक और वायर है, इन दिनों को x बराबर माइनस है और x बराबर प्लस है पे रख दिया गया है, और बोल रहा है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। माशाल्लाह, बहुत बेकार क्वेश्चन। इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? 2k λ/r। इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 2k λ/r, 2k λ/r, ठीक है। तो अब तुम बताओ किधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की संभावना है, अंदर या बाहर? अंदर या बाहर, ये बताओ तुम मुझे। आओ ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से इसमें डायरेक्ट पता चल जाएगा, है ना। ए है λ1 λ2 इतना इतना, ठीक है ऑप्शन में, और ये बोला है कि 0। देखो यार 0 पे तो होगा नहीं ना। देखो मान लो यहाँ पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पे निकालते, तो इधर क्या होगा? 2k λ1/r, इधर क्या होगा? 2k λ2/r, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे दैट विल बी गड़बड़ ना। कैसे गड़बड़ हो जाएगा बताओ मुझे? गड़बड़ इसलिए होगा क्योंकि अगर ये दोनों बराबर होते ना तब 0 हो जाता, लेकिन ये बराबर थोड़ी ना है। देखो बाहर अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इसके वजह से इधर होगा और इसके वजह से भी इधर होगा, तो बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की संभावना ही नहीं है, अंदर ही कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो मैं मान लिया यहां से, देखो कौन मजबूत है? λ1 मजबूत है, तो 0 कमजोर वाले के घर में होगा, तुम्हें पता है ना, कमजोर वाला हमेशा सताया जाता है। तो यहां से मान लो x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो यहां से x दूरी, तो इसके लिए यहां से यहां की क्या दूरी हो जाएगी? a - x, और यहां से a + x, ठीक है। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो,
एक इधर होगा, इधर की तरफ होगा, है ना। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, क्या लिखोगे, के लेमडा 1/r a प्लस एक्स बराबर, अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस कर रहा है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, तो ये होगा के लेमडा 2/a माइनस एक्स। लेमडा 1 ने लेमडा 1 को शहीद कर दिया, इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो ये होगा लेमडा 1a माइनस लेमडा 1x बराबर लेमडा 2a प्लस लेमडा 2x। अब इसको इधर लेके आइए, तो क्या लेके आइएगा, लेमडा 1a माइनस लेमडा 2a बराबर x इंटू लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। तो x की वैल्यू क्या आएगी, a लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 अपान लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। पता नहीं आंसर भी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आइए चेक करते हैं। कोई आंसर मैच कर रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, आगे बढ़िए आगे बढ़िए, लगाते रहिए, अगले सवाल पे आते हैं। आइए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, वाह 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 वाह, ठीक है। अब ये सवाल क्या बोला गया है, देखिए सवाल बड़ी ही सिंपल है, सिंपल सवाल है, आपको बस नजर आए तो मजा आ जाए, ठीक है। आइए देखते हैं इस सवाल को, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल देखने में भले लग रहा होगा। देखिए वोल्टेज का कर्व बनाया गया है, बोल रहा है कि रेजिस्टेंस क्या है, क्या है, बोला है कि रेजिस्टेंस आप बताइए अगर अलग अलग टाइम पे वोल्टेज का, ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये जो वोल्टेज जो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब देखो यार, a cell of 1 ohm is connected, a voltmeter having variable resistance is used to measure the potential difference across the resistor। अब देखो यार, वोल्टमीटर के पास भी ना रेजिस्टेंस है, वो भी वेरिएबल है। द प्लॉट ऑफ वोल्टमीटर रीडिंग V एंड Z is shown below। what is the value of external resistance R। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R की वैल्यू क्या होगी। तो यार अगर तुम ध्यान से देखो ना, जब ये G 0 था तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज था ना वो 5 वोल्ट था, जब G 0 था तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 5 वोल्ट था। तो आओ भैया हम थोड़ा सा देखते हैं, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालते हैं। जब V 0 था, जब इसका रेजिस्टेंस 0 था तो ये आइडियल था, तो इधर तो कोई करंट जाएगी नहीं, अरे पैरेलल में लगा है ना जी, ठीक है। अब देखते हैं, सपोज दैट जब V 0, जब इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 0 था तो बस यही सर्किट बचा था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज ड्रॉप था वो 5 वोल्ट का था। तो अपन लोग देखते हैं I निकाल के। अब इस सर्किट को ऐसे एज्यूम कर लो कि R लगा हुआ था, ए 24 लगा हुआ था, ए 1 लगा हुआ था। चलो I निकालते हैं, I बराबर क्या होगा, V/R, V 24 है, ठीक है, V क्या है 24 है और करंट क्या है 1 प्लस R है। अब इसमें वोल्टेज निकालते हैं, तो 5 वोल्टेज है और I 25/1 प्लस R इंटू ये क्या है R, 5/25, काट दीजिए इसको, ये हो जाएगा 1 प्लस R बराबर 5R। तो R बराबर क्या होगा, R बराबर होगा 1, R बराबर 1/4, R बराबर 1/4 हो, इतना अजीब कैसे, सॉरी ये 24 है, दिस इज 24, इट्स माई मिस्टेक, ठीक है, दिस इज 24, मैंने कोई मिस्टेक कर दिया है क्या, एक मिनट आइए इसको हम चेक करते हैं गैल्वेनोमीटर वाला रेजिस्टेंस निकाल के, ठीक है। गैल्वेनोमीटर जो ये सवाल है ना गाइज, देखो यार अगर आइडियल वोल्टमीटर हुआ, ध्यान से सुनो, अगर आइडियल वोल्टमीटर हुआ और अगर वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, देखो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया, तो इधर करंट नहीं जाएगी। जब इधर करंट नहीं जाएगी तो सर्किट ऐसा दिखेगा, ये सर्किट कैसा दिखेगा, इधर दिखेगा। और वोल्टमीटर मापता क्या है, वोल्टेज मापता है। वोल्टमीटर मापता क्या है दोस्त, वोल्टेज मापता है, वोल्टेज मापता है। तो मान लो ये वोल्टेज मापा, इनफाइनाइट पे वोल्टेज क्या मापा, ग्राफ दिया हुआ है 20, देखो इसका ना, इसका वोल्टेज जो है ना, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस वेरिएबल है, तो जब इसके वेरिएबल को जब इसके वेरिएबल रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट कर दिया गया, बहुत बड़ा कर दिया गया, तो इसका वोल्टेज क्या आया, इसके क्रॉस जो वोल्टेज आया, इसके क्रॉस वोल्टेज मतलब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज वो आया 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट आया, तो इसके क्रॉस रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या आया
20 वोल्ट आया, और जब इनफाइनाइट हो गया तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो करंट उधर बिल्कुल जाएगी नहीं, करंट इधर जाएगी। हाँ या ना भाई, लाइक ठोक दो एक बार वीडियो को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इधर वोल्टेज 20 है, तो आइए भैया अब स्टार्ट करते हैं कि इसके क्रॉस रेजिस्टेंस कितना है। तो इसके क्रॉस रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले आई नेट निकाल लो। आई नेट क्या निकलेगा, आई नेट बराबर हो जाएगा 24 बटा कितना, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस R+1 है, आई नेट निकल गया। जब ये आई नेट निकल गया जनाब, तो मैं निकाल सकता हूं ना कि इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा। तुम कह रहे हो इसके क्रॉस वोल्टेज 20 है, किसके बराबर है, आई इंटू आर के। तो आई क्या है 24 अपान R+1 इंटू आर, इसका आर है 5, 4 से भाग दो यार, 4 5 20, 4 6 24, इधर मल्टीप्लाई करो, 5R + 5 बराबर 6R, इसको इधर लेके आओ तो 5 बराबर हो जाएगा 6R - 5R, R तो R बराबर 5। आंसर 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 नंबर डी। अल्हम्दुलिल्लाह आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आ जाइए भैया, नेक्स्ट सवाल ये महालुल्ल सवाल है ना। कैपेसिटर है, कैपेसिटर, दिस इज अ कैपेसिटर। इस कैपेसिटर का क्या पूछा जा रहा है दोस्त, नेट पूछा जा रहा है। तो देखो यार इनफाइनाइट सीरीज है ना, इनफाइनाइट सीरीज है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, इसको कट करिएगा। देखो अगर तुम यहां से कट कर दे रहे हो, यहां से कट कर रहे हो, फिर से वही चीज रिपीट कर रही है। देखो यहां से कट कर दो, जो चीज अगर एक बाल्टी, अगर इनफाइनाइट बाल्टी पानी, एक बाल्टी पानी निकालो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको इधर से कट कर दो, सिर्फ ये बचेगा। अभी ये जो मसला है, देखो मैं तुम्हें कट करके दिखा रहा हूं। देखो मैंने कट करा, क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है? अगर तुम इसको उठा के यहां ला दो तो क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है? नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तो मैं मान लिया ना, मैं मान लिया इसका जो नेट कैपेसिटेंस आने वाला है ना, वो आने वाला है C। क्या आने वाला है? C। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, इस पूरे को मैं लिख सकता हूं C। तो मैं इसको ऐसा लिख दे रहा हूं, यहां 1 वोल्ट, यहां 2 ओम, यहां 1 माइक्रो फेरेड, यहां 2 माइक्रो फेरेड, और यहां पे क्या लगा दूंगा, C माइक्रो फेरेड। क्या लगाऊंगा दोस्त? C माइक्रो फेरेड, C माइक्रो फेरेड। और जो A और B के बीच, A और B में नेट आएगा वो भी C के बराबर होगा। तो पहले ये दोनों देखो किस में है, ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में है तो इन दोनों का पहले नेट लो। A होगा C × 2/C+2, और इसके साथ एक इसमें पैरेलल में है, पैरेलल में है तो इसमें डायरेक्ट जुड़ जाता है पैरेलल में। एक किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा? C नेट के बराबर होगा। तो C नेट क्या है? C है। तो मैं लिख सकता हूं C बराबर 2C/C+2+1। अब इसको इधर करके सॉल्व करो, लेके आइए भैया, इसको इधर लेके आइए। तो आप बोलिएगा सर C कॉमन कर लीजिए, ये बच गया 1 + 2/C+2 बराबर 1। तो इसको और आगे सॉल्व करिए, बढ़ाइए। देखो कैपेसिटर जोड़ना, जब सीरीज में जोड़ना रहता है तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 ऐसे करके जोड़ते हैं, और पैरेलल में जोड़ना रहता है तो R नेट बराबर क्या होता है, डायरेक्ट जोड़ते हैं, R1 + R2, सॉरी कैपेसिटर है ना जी। तो कैपेसिटर जब सीरीज में जोड़ना रहता है तो 1/C नेट = लिखते हैं 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 डैश डैश डैश। और सीरीज में जोड़ना रहता है तो C नेट बराबर डायरेक्ट जोड़ते हैं पैरेलल वाले को। ये सीरीज है, सीरीज में रेजिस्टेंस से उल्टा जुड़ता है, और ये पैरेलल है, तो ये हो जाएगा C1 + C2 + C3 डैश डैश डैश। तो ये हो जाएगा C+2 - 2/C+2 बराबर 1। 2 ने 2 को मार दिया, ये क्या हो जाएगा, बोलो गाइज? C² बराबर C+2। इसको सॉल्व करो। अच्छा देखो थोड़ा ना, एक प्रेम भाव से देखो इसको कौन सेटिस्फाइड कर रहा है। डायरेक्ट देखो, इस यहाँ पे 2 रखो तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 बराबर 2 + 2 4, यानी 2 माइक्रोफैरेड। डायरेक्ट अब कौन इसको सॉल्व करेगा, सॉल्व तो हो ही जाएगा, लेकिन एक बार हम रख के देखेंगे तो हमें दिख गया, डायरेक्ट सेटिस्फाइड हो गया। तो बी आंसर करेक्ट है, बी आंसर इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। ये सवाल बढ़िया है, थ्योरी बेस्ड सवाल है। ठीक है, ये थ्योरी बेस्ड सवाल है, आओ इसको कर लेते हैं। तो गाइस पैरामैग्नेटिक मटेरियल की सब्सिबिलिटी की बात की जा रही है, तो हम आप लोगों ने पढ़ा ही होगा,
ए ग्राफ कि जब 1/xm वर्सेस t का ग्राफ बनाया जाता था तो क्या आता था, स्ट्रेट लाइन आता था। मतलब हम कहते थे कि जो टेम्परेचर है ना प्रोपोर्शनल है 1/xm के, तो मैं कह सकता हूँ xm प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टेम्परेचर, यानी प्रोपोर्शनल टू t इनवर्स। आंसर नंबर सी करेक्ट, आंसर नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज द इंडक्टेंस ऑफ चोक कॉइल। ओके ओके ओके, इलेक्ट्रिक लैंप विच रन 80 DC कंज्यूम्स इतना करंट। The lamp is connected to इतना AC source. What is the inductance of the choke coil? ठीक है, अब एक चोक कॉइल का इंडक्टेंस पूछा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है जो इतना करंट कंज्यूम करता है, 80 वोल्ट DC का है, ठीक है, इतना करंट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो आओ हम चेक करते हैं कि इसके चोक कॉइल का इंडक्टेंस क्या है। तो इस सवाल को करने का एसी का सिंपल जो सवाल है वेरी सिंपल है, बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक लंप है जो 80 वाट का है, 10 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है। तो ये बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो आर बराबर क्या होता है, वी बराबर क्या होता है आई आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी बाई आर, वी की 80 अपन आर की जगह 10 बराबर 8 ओम, ठीक है। अब आर निकल गया। अब यहां से देखो इसका वी आर एम एस 10 है, आई तो 10 ही वो उसको भी मिल रहा है। तो यहां से हम जेड निकाल सकते हैं, वी आर एम एस बाई आर एम एस, वी आर एम एस बाई आई आर एम एस। तो वी आर एम एस कितना होगा, 100/10 बराबर 10 आ गया, जेड 10 आ गया। और जेड बराबर क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 10, सॉरी बराबर 10 का स्क्वायर कर दीजिए तो 100 हो जाएगा, ठीक है। मैंने 100 गलती से लिख दिया, 10। अब आर क्या है, 100 है। अब तुम्हें आर क्या है, आर क्या है, आर क्या है, 8 है। तो एक्स क्या रहा होगा, स्क्वायर कर लो, एक्स मेरे ख्याल से तो 6 रहा होगा, एक्स बराबर 6 रहा होगा। अब एक्स बराबर क्या होता है वो ओमेगा एल होता है, ओमेगा एल बराबर 6, तो एल बराबर 6 अपन ओमेगा। ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे भाई, फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 2πf। फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। मैंने कुछ गलत करा है क्या, ये हो गया 8 और ये क्या हो गया, आर बराबर 6 हो गया। तो एक्सएल बराबर एक्स बराबर 6, तो एक्सएल क्या होता है, एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है। ओमेगा एल बराबर आ गया 6, ओमेगा एल बराबर यहां से आएगा 6। तो तो एल बराबर क्या होगा, 6 अपन ओमेगा। अब ओमेगा को लिख सकते हैं अपन लोग 2πf, और ये तो हर्ट्ज में दिया ही है, ठीक है। तो हो गया 2π इंटू 50। अब देखो यार 6 के आसपास से 6 से काट दो, 1/50 कितना होता है, 0.02 के आसपास आएगा। देखो ये मान लो 6 दशमलव कुछ होगा ना, तो ये 0.02 के आसपास आएगा। मैं अप्रोक्सीमेट काटने की बात कर रहा हूं। आंसर नंबर बी मेरे ख्याल से करेक्ट है, दैट्स आंसर नंबर बी इज करेक्ट। एक बार भाग दे के देखना, आंसर तो यही आना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। और देखते हैं और किसी को, अगर कोई नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। ओके नेक्स्ट सवाल, अगर मिस्टेक होगा तो यार देख लेना, पर मेरे ख्याल से तो सही है, सही है, ठीक है। हाँ हाँ, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सवाल है जो कि जनरली हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव, तो इस क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पार्ट दिया गया है, वो उसका इक्वेशन जो दिया गया है ऐसा दिया गया है। तो हमें पता है कि जब भी किसी का इक्वेशन दिया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जब भी इक्वेशन दिया हो, तो उसका मेन इक्वेशन क्या होता है, ई वाई इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो पहले अगर हमें देखो 3 चीज पूछ रहा है कि किधर से मूव करेगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी
और वेवलेंथ क्या होगा। तो यार देखो भाई बहुत सिंपल सा बात है, अगर ओमेगा पॉजिटिव हो, अगर ओमेगा पॉजिटिव और के निगेटिव हो, तो जो डायरेक्शन होगा मूव करने का वो कैसा होगा, तो जो डायरेक्शन होगा वो मूव करने का वो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा, पहली बात, दिस इज बात फर्स्ट। दूसरी बात, अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालना हो, और दूसरी बात इसका के का जो कोफिशिएंट होता है ना, जैसे मान लो अगर के एक्स है तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्स में अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहेगा नहीं, पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव एक्स वाली बात सही हो सकती है, ठीक है। अब इन दिनों में देख रहा हो कि यार फ्रीक्वेंसी सेम है, तो चलो हम वेवलेंथ अलग अलग है तो वेवलेंथ कंपेयर कर लेते हैं। तो वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ होता है लेमडा बराबर 2 पाई बाई के, अरे के बराबर 2 पाई बाई लेमडा पढ़े हो, के बराबर 2 पाई बाई लेमडा, यही होता है ना। तो लेमडा बराबर 2 पाई बाई के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, ये कंपेयर करो, ये है ओमेगा, ओमेगा इंटू टी माइनस के इंटू एक्स, तो के है, तो लेमडा बराबर हो जाएगा 2 पाई अपान के की जगह लिख लो पाई इंटू 10⁻⁻², यही ना, ठीक है। पाई से पाई काट दो, ये हो जाएगा 200 मीटर, तो ये ऑप्शन सही होगा। एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और 200 मीटर से मूव कर रहा है, क्या दिक्कत है, सॉरी 100 मीटर से नहीं 200 मीटर से मूव कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नहीं नहीं, अरे बी कैसे, वाई में हो गया ना, देखो लेमडा 200 होना चाहिए और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए मेरे ख्याल से सही है। आओ हम चेक करते हैं क्या ऑप्शन में इधर है क्या कुछ। ओ तेरी, मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद फ्रीक्वेंसी इतना एंड वेवलेंथ 200 मीटर, और इसमें मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद फ्रीक्वेंसी इतना एंड वेवलेंथ 200 मीटर, अबे सेम ऑप्शन दे दिया इन दोनों ने, सेम है क्या है, मुझे सेम लग रहा है क्या, तुम्हें भी लग रहा है क्या, बताना यार कमेंट बॉक्स में, बताना मुझे सेम लग रहा है, पर हाँ ये सही होगा, और वेवलेंथ इन्होंने दोनों लोगों ने फ्रीक्वेंसी, दोनों में फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ठीक है। तो तुम अपने हिसाब से देख लेना, अगर फ्रीक्वेंसी तुम्हें निकालना हो तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल लेते, फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा निकालो, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल गई, तो सिंपल सवाल था ये भी, ठीक है। आज जो नेक्स्ट सवाल में पढ़ते हैं, ये मुझे लग रहा है ना, दिस इज रिमार्क, दिस मस्ट बी रिमार्क। यहाँ पे देखो एमयू वालों ने क्या खेल किया है, मैं इसको नोट कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 65, सारे लोग नोट कर ले यार, क्वेश्चन नंबर 65 मस्ट, यहाँ पे कुछ लोचा चल रहा है ना। हाँ देखो लाइवन वामन आ गया, लाइवन वामन आ गया भाई, लाइवन वामन आ गया है। The longest wavelength corresponding to Lyman and Balmer series of hydrogen spectrum. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सा होता है, देखो जहां एनर्जी मिनिमम होगा वहां वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, तो दिस इज लाइमन। अगर बामर से आई, अगर अगर इलेक्ट्रॉन बामन से आया, बामन से लाइमन में आया, तो क्या होगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा। तो चलो वेवलेंथ का फॉर्मूला हम लिखते हैं, ठीक है। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ इज इक्वल टू RZ², 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/λ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कहां से कहां आ रहा है, देखो n बराबर 1 में आ रहा है, n बराबर 2 से आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, z की वैल्यू क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो ये तो 1 कहां से आ रहा है, कहां से 1 में आया, माइनस कहां से आया 2 से, तो 1/4, तो ये हो जाएगा 1/λ लाइमन इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा 4 माइनस, देखो 4 माइनस ये हो जाएगा 3/4, तो लेमडा लाइमन क्या हो जाएगा, लेमडा लाइमन, मैंने कुछ गलती कर दिया है क्या, लेमडा लाइमन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, n1² माइनस n2², 4/3, लेमडा बाल्मर क्या हो जाएगा, लेमडा बाल्मर क्या होगा, बाल्मर, बाल्मर के लिए लॉन्गेस्ट कहां से होगा, n बराबर 2 में, अगर n बराबर 3 से आएगा तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी, ठीक है। तो इसको भी लिखो 1/λ इज इक्वल टू r 1/4 माइनस 1/9, तो ये क्या हो जाएगा 1/λ बाल्मर इज इक्वल टू r इंटू 36, और 9 में से 4 गया 5, ठीक है। तो लेमडा बाल्मर इज इक्वल टू 36 अपान, देखो आर लगा लो यार, आर लगा लो 36/5 आर। अब थोड़ा सा डिवाइड करना है यार, मैंने कुछ गलती किया है क्या,
ओहो ओहो, नहीं गलती तो नहीं होना चाहिए मुझसे, ठीक है। चलो डिवाइड करो, किसका किसका, लाइमन और बामन का, तो लेमडा लाइमन अपन लेमडा बालमा डिवाइड करो तो हो जाएगा 4/3 आर, इसमें डिवाइड करोगे तो 36/5 आर, तो ये हो जाएगा 4 से 4 9 36, और ये हो जाएगा 8 से 8 कट गया 5/27 आर, 5/27 आंसर आना चाहिए। आंसर नंबर बी करेक्ट, आंसर नंबर बी करेक्ट। मजा आया? अरे भाईवा, जेनर डायोड, जेनर डायोड, मजा आया, बढ़िया है। जेनर डायोड का सवाल है ना, मेरे बच्चे कहते रह गए कि सर जेनर डायोड पढ़ा दो, बुशरा ने कहा था पर मैं भूल गया था, सॉरी सॉरी बुशरा, सॉरी फॉर दैट। एक सवाल तुम लोग का हो गया होता है ना। चलो तो जेनर डायोड वाले सवाल को करते हैं। इसमें किसका कॉल है, 1 मिनट वेट। ओके गाइस, तो जो जेनर डायोड वाला सवाल है इसको हम करते हैं। पहली बात, जेनर डायोड का रूल क्या है, अगर ये जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस में है तब तो नॉर्मल वर्क करेगा, और अगर ये रिवर्स बायस में है तो फिर कैसा वर्क करेगा, तो फिर ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेगा, मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज फिक्स रखेगा। अगर अब देखते हैं पहले ये फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में, तो ध्यान से देखो, ये 0 है और ये क्या है, यहाँ पे कोई वोल्टेज भी होगा, ठीक है। तो दिस इज इन रिवर्स बायस, दिस इज इन रिवर्स बायस, ठीक है। तो अगर ये रिवर्स बायस में, क्योंकि देखो एनोड जो है ना इसका वोल्टेज 0 है, दिस इज एनोड, वोल्ट कभी भी ये होता है एनोड, ये होता है कैथोड। अगर एनोड ज्यादा हुआ कैथोड से तो ये फॉरवर्ड बायस में होगा, पर यहाँ एनोड तो 0 है, इधर कुछ वोल्टेज भी है, ये ज्यादा है, तो ये रिवर्स बायस में हुआ। अब रिवर्स बायस है, इसका मतलब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वोल्टेज के पोटेंशियल के बराबर होगा, डायोड के पोटेंशियल के बराबर होगा, मतलब इसका वोल्टेज फिक्स हो गया, वोल्टेज रेगुलेटर का ही काम कर रहा है। इसका मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल 5 वोल्ट का है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल 5 वोल्ट का होगा। तो जब इसके क्रॉस पोटेंशियल 5 वोल्ट का होगा तो करंट निकाल लो, तो करंट क्या होगा, अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल 5 वोल्ट का है तो इसके क्रॉस करंट क्या होगा, करंट होगा V बाई आर, V कितना है 5, R कितना है 1 किलो एम्पियर, तो दैट विल बी 5 मिली एम्पियर। इसके क्रॉस करंट आ गया 5 मिली एम्पियर, ठीक है, क्वेश्चन यही है, ठीक बात। अब हमें निकालना है, एक्चुअली में हमें निकालना है ना कि इसमें करंट कितना है, तो इसमें करंट निकालने के लिए अगर हम नेट करंट निकाल लेते हैं ना, मान लो नेट करंट निकाल लेते हैं, मान लो नेट करंट आई आ गया, तो इसमें कितना जाएगा, आई -5 जाएगा, क्योंकि इधर तो 5 चला जा रहा है ऑलरेडी, तो इसमें आई निकालो। तो चूंकि ये 20 वोल्ट था, 5 वोल्ट यहीं ड्रॉप हो गया, तो यहाँ कितना ड्रॉप हो रहा होगा, 15 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा होगा, 15 वोल्ट का। तो मैं लिख सकता हूँ V बराबर आई आर, 15 बराबर आई इंटू आर कितना 2, तो ये हो गया 7.5 बराबर आई मिली एम्पियर में। तो यहाँ पे कितना होगा, I -5 बराबर 2.5 मिली एम्पियर। आंसर, मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, व्हाट इज द करंट थ्रू जेनर डायोड, आई समझ में। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया अपना, नेक्स्ट सवाल, ये सवाल इंशाल्लाह सारा बच्चा करके आया होगा, है ना, सारे बच्चे करके आए होंगे। देखो इसमें बोल रहा है ना कि यहाँ पे क्या होगा, मतलब आउटपुट क्या होगा, तो सपोज दैट, देखो ध्यान से देखो, दिस इज ए, दिस इज ए, यहाँ पे क्या बन गया होगा A प्लस बी, और ये क्या हो गया होगा A प्लस बी, ये कौन सा गेट है, देखो ये और गेट है, ये कौन सा गेट है, नैंड गेट है, डॉट A प्लस बी का बार, यही हुआ होगा ये वाला। तो A प्लस बी डॉट ए डॉट ए क्या होता है, A डॉट ए क्या होता है गाइज, A प्लस ए या A डॉट ए होता है A, ठीक है, A डॉट ए क्या होता है A, तो यहाँ हो जाएगा, तो A प्लस बी डॉट ए प्लस बी क्या हो जाएगा, A प्लस बी, तो इधर आया होगा A प्लस बी का बार, और इधर क्या आया होगा A डॉट बी। अब A डॉट बी और A प्लस बी इसका और ले लो, तो A डॉट बी आर करना है, मतलब आर मतलब प्लस करना है A प्लस बी के साथ, A प्लस बी में A डॉट बी को प्लस कर देना है, समझ में आ गया। और फिर उसका नैंड ले लेना है, और दिस इज नॉट A प्लस बी, दिस इज A प्लस बी का बार, देखो A प्लस बी है तो दिस इज A प्लस बी का बार है, A डॉट बी के साथ और करना है A प्लस बी के बार का। तो मेरे ख्याल से तुम्हें बात समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इसके साथ अगर तुम इसका नैंड लोगे ना, तो नैंड जब भी करते हैं देखो,
ए डॉट ए का बार जब करते हैं ना तो ये आता है ए बार, तो इसका जब नैंड लोगे तो ये इसी का बार आ जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए प्लस बी का बार का बार। तो इसको सॉल्व कर लो, डिमार्गन थ्योरम लगाओ। डिमार्गन थ्योरम क्या कहता है, इसको जब खोलेगा डिमार्गन थ्योरम से जब तू खोलेगा तो आंसर आएगा, आंसर कुछ इस कदर आएगा, ध्यान से देखो किस कदर आएगा, आंसर कुछ इस कदर आएगा, ए डॉट बी का बार डॉट ए प्लस बी, ऐसा कुछ आ जाएगा। यानी ए डॉट बी का होल बार और ए प्लस बी, ए प्लस बी के बार का बार आएगा तो ये तो हट गया, तो दैट इज ए डॉट बी का बार और फिर डॉट ए प्लस बी। इनमें से कोई सेटिस्फाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, चलो सेटिस्फाइड कराते हैं। ए क्या होगा, दैट विल बी ए बार प्लस बी बार का डॉट ए प्लस बी, मल्टीप्लाई करना यार, ए बार डॉट ए प्लस बी फिर प्लस बी बार डॉट ए प्लस बी, हाँ या ना। अब थोड़ा सा ना वो कर लो यार और इसको सॉल्व कर लो। ए डॉट ए बार, ए डॉट ए बार क्या होता है, ए डॉट ए बार होता है 0 और ए बार प्लस बी, तो ये बचा ए बार प्लस बी, फिर प्लस बी बार डॉट ए प्लस बी बार 0 होता है, तो ए बार बी प्लस बी बार ए बार बी प्लस बी बार है। आंसर नंबर बी इज करेक्ट, आंसर नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आया, तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट। इसमें कौन सा आंसर करेक्ट था, बी करेक्ट था। ठीक है, मैंने इस पे डिटेल वीडियो बनाया है, बुलियन अलजेब्रा पे डिटेल वीडियो बनाया है, और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सिर्फ वही सवाल को कर पाएगा, सही बता रहा हूँ। इतना इजी सवाल भी नहीं है जितना लोग हाँ सोच रहे थे। ठीक है, अब एक सवाल, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अकर्स ओनली, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, अरे कहाँ चला गया यार, ये कहाँ आ गया सवाल यार, 1 मिनट रुक जाना दोस्त। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोला गया था कि जो ये सवाल था इसमें बोला गया है कि आप VC ज्ञात करिए, तो VC फाइंड करना है। तो VC फाइंड करने के लिए ना हमें पता है बीटा इजकल टू IB प्लस IC होता है, इसमें जो करंट फ्लो होती है उसको हम IB कहते हैं, इसमें जो करंट फ्लो होती है उसको हम IC कहते हैं। एक बार यहाँ पे आप एक बार यहाँ पे क्या लगा दीजिए, आप एक बार यहाँ पे कीवे लगा दीजिए, तो 100 माइनस इतना IB प्लस 100 माइनस IR प्लस VC बराबर 10, VB बराबर 10। ठीक है, अब VB की वैल्यू 0.7 दिया है, तो आप यहाँ पे IB निकाल लीजिए, IB आएगा 9.3 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, जब IB आ गया तो IC निकाल लीजिए, IC इक्वल टू बीटा IB होता है, ये हो जाएगा 9.2 मिली एम्पियर। जब ये आ गया तो आप एक बार यहाँ से KVL लगा दीजिए, तो बोलेंगे आप 10 माइनस I कितना है, IB है, इंटू R कितना है 4 किलो ओम, 4 इंटू 10⁻⁴ प्लस VCE इज इक्वल टू, ठीक है सॉरी माइनस VC इज इक्वल टू 0, तो VC बराबर क्या आ जाएगा 10 माइनस IB की वैल्यू है 9.2 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 10⁻3। ठीक, अब इसको सॉल्व करिएगा तो 10 में से इतना घटाएंगे तो आपका आएगा 6.28 वोल्ट के आसपास। मैंने करके देख लिया, आप भी करके देख लीजिएगा, थोड़ा टाइम कम है तो इसलिए मैं आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं ले रहा। ठीक है, तो दिस इज द मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है गाइस, तो इसमें अगर ऑप्शन मुझे मारना हो तो क्या मारूंगा, ऑप्शन नंबर ए। और इसमें अब भैया बताइए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन तभी पॉसिबल है ना जब इंसिडेंट लाइट का क्रिटिकल से क्या ज्यादा हो, अरे एक वेवलेंथ एक फिक्स एनर्जी से ज्यादा की एनर्जी हो। अगर फिक्स एनर्जी से ज्यादा की एनर्जी हो मतलब एक फिक्स फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी हो, नहीं समझ में आ रहा है, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी एक फिक्स है, उससे अगर ज्यादा की फ्रीक्वेंसी है तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट। तो ये आपके 75 सवाल सॉल्व हो गए। मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई भी इसमें कमी रह गई हो तो प्लीज़ बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को ज़रूर,
मैं अभी मैथ्स और केमिस्ट्री भी डाल दूंगा। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू, बाय बाय।